अच्छा, द पेशेंट एट अराउंड 20% ऑफ मील। अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है कि बंदे ने 20% का खुराक खा लिया। देखें, फ़र्ज़ करें वो 20% कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। 20% हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि रोटी के हम कर देंगे 5 टुकड़े, उसने 5 में से 1 टुकड़ा खा लिया, तो ये 20% हो गया। उसने अपना ये 1 रोटी पूरी नहीं की, उसने सिर्फ 20% ही खाया, ठीक है, और बड़ा थक गया। होते हैं बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा खाना खाने के बाद उनके दाढ़ जो हैं वो थक जाते हैं, ठीक है। वट यहाँ पे भी नर्स क्या करेगी भाई, उसने तो भी उसको जितनी कैलोरीज चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, उसने उस हिसाब से खुराक ही नहीं लिया है। तो यहाँ नर्स क्या करेगी, तो नर्स करेगी कि ऑफर फूड आफ्टर रेस्ट, उसे जो खुराक जो है वो रेस्ट यानी कि आराम के बाद दिया जाए। जैसे ही वो आराम करके उठे तो उसे वो डायरेक्ट खुराक दिया जाए। इसके बाद हेड नर्स वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्टाफ नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग। जो हेड नर्स है वो उसका स्टाफ का साइज जो है वो बढ़ा रही है, यानी कि नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो पहले करेगी, तो रिक्रूटमेंट। देखें, जब भी आपने स्टाफ का वो बढ़ाना होता है, क्या कहते हैं, साइज़ बढ़ाना होता है, नंबर बढ़ाना होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो रिक्रूटमेंट ही आता है कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट ही करनी होती है इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ योर स्टाफ। अच्छा, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर हिप सर्जरी, व्हाट इज़ द रियलिस्टिक गोल शुड द नर्स कंप्लिश। हिप सर्जरी है और रियलिस्टिक गोल यहाँ पे नर्स का क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हिप सर्जरी है और रियलिस्टिक गोल क्या है नर्स के लिए, तो सिटिंग 3 टाइम पर डे, उसे 3 दफ़ा दिन में बिठाया जाए, क्योंकि हिप सर्जरी है तो बिठाना लाजमी है 3 दफ़ा दिन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ COPD पोजीशन। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। तो इसमें हाई फ्लोर, ये मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया है, फिर भी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि ये भी एक्सप्लेन कर दें, तो काइंडली ज़रा वो देख लें। ये बड़ी तफसील के साथ 2-3 दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वुमेन कम टू आउट पेशेंट फॉर फॉलो अप, शी कंप्लेन द डिजीनेस एंड फैटिग, the nurse refer him to relax inside empty room. She suddenly fall down on floor and she is fainting and lose the consciousness. The nurse examine her and insist BP 90/50, HO 120 and R23. What is the first? अच्छा, यहाँ पे देखे कि एक औरत आई, ठीक है, उसको डिजीनेस था और फैटिग था। नर्स ने कहा कि आप जाके अंदर रूम में आराम करें, लेकिन वो रूम में अंदर जाने से पहले ही वो गिर गई और वो बेहोश हो गई, ठीक है। लेकिन जब उसका BP चेक किया गया तो BP उसका 90/50 था, हार्ट रेट उसका 120 था, रेस्पिरेशन 23 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो नर्स का पहला एक्शन होगा, देखिए BP डाउन है तो आप उसके पाँव थोड़े से ऊपर करेंगे, ठीक है, एवेलुएट द लेग्स, ठीक है। यहाँ पे वो उसका BP डाउन है, तो जब भी BP डाउन हो, आपके पास कोई ऐसा MCQs आ जाए जिसमें BP डाउन हो और ऑप्शन में एवेलुएट द लेग्स हो, तो आप पाँव को ऊपर ही करेंगे। अच्छा, 57-year-old woman present with complaint of pain in bone of her toes, foot, swelling and knees. What type of musculoskeletal disorder is most likely? देखिए, यहाँ पे ये जो है उसके एक औरत थी, उसमें दर्द तकलीफ थी हड्डियों में, उसके टोज़ में, पाँव में स्वेलिंग थी और नीज़ में भी स्वेलिंग थी, ठीक है। तो ये कौन सा हड्डियों का कौन सी बीमारी है, तो इसे हम गाउट डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। जब भी ऐसी सिम्टम्स के साथ पेशेंट आए आपके पास तो गाउट डिजीज़ में ही आता है। अच्छा, ये देखें, द नर्स एग्जामिन प्रेग्नेंट वुमेन फॉर द 5 फैक्टर अफेक्टिंग लेबर प्रोसेस। नर्स ने औरत को वो किया, एग्जामिन किया, वो 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो लेबर के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इसमें पैसेज, पावर, प्लेसेंटा और साइकोलॉजी। जो मोस्ट इफेक्टिव वो है वो साइकोलॉजी है, ठीक है। तो साइकोलॉजी, ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं, इनमें कोई भी किसी भी MCQs में मिस हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये बाकी 4 आ जाएँ, फ़र्ज़ करें पैसेंजर, पावर, प्लेसेंटा और साइकोलॉजी आ जाए, तो आप पैसेज को फिर टिक करेंगे। तो ये 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो उस पर प्रेग्नेंट वुमेन पे। तो भाई ये आप 5 के 5 याद कर लीजिएगा कि ये 5 फैक्टर्स हैं। हु विल टीच अबाउट कार
एंड रोड सेफ्टी, रोड और कार सेफ्टी के बारे में कौन बताएगा। देखिए ये कल एक एमसीक्यू जैसे आया था कि भाई एक नर्स है वो स्कूल में बच्चों को काउंसल कर रही है, तो वो कौन से उस पर फोकस रखेगी, तो वो बाईसाइकिल राइडिंग पे फोकस रखेगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेम टू सेम एमसीक्यूज है कि कार और रोड सेफ्टी के बारे में कौन आगाह करेगा, तो वो नर्स आगाह करेगी। व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनाजिड। अच्छा, आइसोनाजिड जो है ये टीबी की डिजीज ड्रग्स में आती है, तो इसके जो वो हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है फोटो सेंसिटिविटी। ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी, इस फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब भी रोशनी पे या सूरज की शुआओं पे नज़र पड़े तो आंखें जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देती है, तो इसे हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं। The nurse is giving health education for mother about oral contraceptive pills. The mother asked the nurse about side effect. What should the nurse response? यहाँ पे एक औरत थी जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव ले रही थी और उसने नर्स से पूछा कि भाई इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो नर्स उसे क्या बताएगी, नर्स बताएगी कि नोजिया, वाटर रिटेंशन एंड वेट गेन, ये 3 मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, ओरल कंट्रासेप्टिव्स की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं न्यूनेट इन NICU। NICU का मतलब है न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट विद स्पाइन बिफिडा। व्हाट इज़ द इंटरवेंशन रिगार्डिंग फीडिंग। अच्छा, स्पाइन बिफिडा में एक बच्चा था जो NICU में एडमिट था। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी फीडिंग के हवाले से क्या इंटरवेंशन होगी, तो वही जैसे शेड्यूल है वैसे शेड्यूल के मुताबिक उसे फीडिंग किया जाए। और इस स्पाइन बिफिडा के बारे में मैं वीडियो तफसील से बनाऊँगा, फिर वो देख लीजिएगा कि ये क्या होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। द वेट्रो फर्टिलाइजेशन इज रिलेटेड टू। वेट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वेट्रो फर्टिलाइजेशन में ब्लॉकेज ऑफ फॉलिन ट्यूब होती है। ठीक है, वो वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। वेट्रो मीन बाहर एंड इन वेट्रो मीन अंदर। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन वो होती है जिसमें ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपिन ट्यूब नहीं होता। ठीक है, और फ्लोपिन ट्यूब में ही एक स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, उसे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वेट्रो फर्टिलाइजेशन जब ब्लॉकेज हो जाती है फ्लोपिन ट्यूब की, फर्टिलाइजेशन फ्लोपिन ट्यूब से बाहर हो जाए तो उसे हम वेट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फॉर द बेबी इमीडिएटली आफ्टर हेड डिलीवरी टू एक्सपेक्ट गुड क्राइंग, व्हाट शुड द नर्स प्रोवाइड। ठीक है, ये देखिए जब भी बेबी डिलीवर हो जाए, ठीक है, ये एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। सिंपल सी ये है कि बेबी डिलीवर हो जाए तो नर्स गुड क्राइंग के लिए क्या करेगी कि बच्चा अच्छे से रोए। तो भाई वो ये है कि सक्शन मशीन हमारे पास एक मशीन होती है जिससे हम सकिंग करते हैं। ठीक है, फ्लूइड की सकिंग करते हैं, तो उस सक्शन मशीन के ज़रिए उसके मुंह और उसके नाक में जो पानी गया है या जो सिक्रीशन हुई है उसे हम सक करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से रोए। इसके बाद है चाइल्ड कंप्लेनिंग वीजिंग क्रिकल एंड नेजल फ्लेरिंग, द डॉक्टर ऑर्डर प्रेमिकॉट 0.5 mg and 1 mg salbutamol. What is the most appropriate cause or what should the nurse expect diagnose। यहाँ पे देखें कि वीजिंग क्रिकल्स और नेजल फ्लेरिंग जो है ये 3 ऐसी डिजीज़ हैं जो ब्रोंकाइटिस में होती है। ठीक है, और उसने डॉक्टर ने प्रेमिकॉट दिया और सल्बुटामोल दिया। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तीनों साइनो सिम्टम्स और ये मेडिसिन जो हैं ये वायरल ब्रोंकाइटिस की तरफ इशारा करती है। प्रेग्नेंट वुमेन कम टू ER complain with severe pain in leg. When the nurse assessed her, the nurse found that the woman has varicose vein. What should the nurse do। देखिए यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन आई जो कि पाँव में दर्द का वो कंप्लेन कर रही थी। तो जब नर्स उसके पास गई, नर्स ने देखा कि भाई इसको तो वेरिकोज वेन है। नर्स क्या करेगी, नर्स करेगी इंस्ट्रक्ट हर टू वेयर इलास्टिक स्टॉकिंग विद स्टेबल साइज। जो इलास्टिक वो है स्टॉकिंग है वो पहने और स्टेबल साइज वाला पहने। ठीक है, वेरिकोज वेन के ऊपर इलास्टिक स्टॉकिंग पहने। इसके बाद देखते हैं वुमेन डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर एंड शी विल परफॉर्म मैस्टेक्टोमी। शी आस्क्ड द नर्स टू नॉट इन्फॉर्म एनीवन एक्सेप्ट हर हस्बैंड
विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल। ये मैंने कल ही बताया था आपको, कल नहीं सॉरी अगले दिन बताया था कि यहाँ जब भी कोई ऐसी ऐसी बात हो कि वो पेशेंट नर्स को बता दे कि भाई आपने किसी को नहीं बताना, ये वो कॉन्फिडेंशियल में आता है, ठीक है। लेकिन उसने बताया कि मेरे शोहर को बता दे बाकी किसी को ना बताए, फिर भी ये कॉन्फिडेंशियल में आता है।